जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। शुक्रवार के रोज सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मार दिया था। एक्साइज पॉलिसी और एनवाईटी में छपी एक खबर को लेकर उस रोज भाजपा और आम आदमी पार्टी में जो कहासुनी हुई वो हमने आपको तफसील से बताई थी उसी दिन। लेकिन फिर सोमवार यानी आज अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को लेकर गुजरात के दौरे पर ही चले गए। वही गुजरात जहां से भाजपा के दो सबसे शक्तिशाली नेता आते हैं और इसी के साथ एक बार फिर दोनों पार्टियों के बीच बयानबाजी होने लगी, क्योंकि जैसा कि दर्शक जानते ही हैं, गुजरात का चुनाव सिर्फ एक सूबे की विधानसभा का चुनाव नहीं है। राजनीतिक मनोविज्ञान की दुनिया में चुनाव का बड़ा महत्व है। यहाँ भाजपा सिर्फ सरकार ही नहीं बनाना चाहती, वो शानदार जीत दर्ज करना चाहती है। क्या इसीलिए आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच तनातनी इतनी बढ़ गई है? खोजेंगे इस सवाल का जवाब दिन की बड़ी खबर में। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर बुलाई गई किसान महापंचायत की बात भी करेंगे, लेकिन पहले आप देख लीजिए आज के दिन का वीडियो। ने बगावत कर दी है। ना समझ बहुत देर से कर रहा है, बहुत देर से नाटक कर रहा है। आगे का वीडियो हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि कुछ लोग इसे राष्ट्रध्वज के अपमान की तरह ले सकते हैं, सो हम जबानी आपको बता देते हैं कि वीडियो में क्या घटा था। तिरंगा लिया लड़का जमीन पर था, पहले उसके बाल पकड़कर खींचा गया, फिर अंधाधुंध लाठियां बरसा दी गई। इस दौरान हाथ में तिरंगा थामे लड़का जमीन पर गिरकर लहूलुहान हो जाता है, लेकिन लाठियां रुकती नहीं हैं, वो बरबस बरसती रहती हैं। लड़के पर लाठियां भांजने वाले शख्स पटना के एडीएम के सिंह हैं। दरअसल आज पटना में डाक बंगला चौराहे पर 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग कर रहे अभ्यर्थी जुटे थे। इस दौरान अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और हंगामा शुरू किया, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो लोग साल 2019 से ही बहाली का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से उन्हें सिर्फ आश्वासन मिले। इस घटना का वीडियो देखते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और बिहार की नई सरकार भाजपा के निशाने पर आ गई। फिलहाल इस मामले पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि एडीएम को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इसके लिए उन्होंने एडीएम को फोन पर हड़काया भी है। तेजस्वी यादव ने बताया कि पटना सेंट्रल एसपी और डीसी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बना दी गई है जो ये पता लगाएगी कि एडीएम ने अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज क्यों किया, ऐसी क्या नौबत थी। तेजस्वी यादव ने जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की बात भी कही है। ये था दिन का वीडियो। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। अरसे बाद किसान फिर प्रदर्शन के लिए दिल्ली आए। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कानूनी गारंटी और रोजगार जैसी मांगों को लेकर किसान यूनियनों ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर महापंचायत बुलाई थी। इसे देखते हुए सुबह से ही गाजीपुर, सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया था। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 21 अगस्त की ही दोपहर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कुछ तस्वीरें संलग्न की और कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 3 घंटे बाद टिकैत थाने से बाहर निकले नजर आए। पुलिस ने इस पर इतना ही कहा कि टिकैत से जंतर मंतर न जाने का आग्रह किया गया था। उन्होंने ये आग्रह मान लिया और फोर्स उन्हें अपने साथ ले गई, एस्कॉर्ट किया। पुलिस बंदोबस्त और जांच के चलते दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम लगा। किसान आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर जाने नहीं दिया। जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा कि सतर्कता बरती गई है और जांच के बाद किसी को आगे जाने से रोका नहीं गया। वैसे कुछ तस्वीरों में देखा गया कि गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। संयुक्त किसान मोर्चा से संबंध रखने वाले किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि अगर किसानों की मांगे न मानी गई तो प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। वैसे किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा आधिकारिक रूप से प्रदर्शन से अलग था। आज वाले प्रदर्शन से आज ही के रोज एमएसपी पर बने कमेटी की पहली बैठक भी हुई। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता वाली कमेटी ने आज जीरो बजट खेती और एमएसपी को पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर चर्चा की। कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के लिए भी 3 स्थान रखे गए हैं, लेकिन आज हुई बैठक में एसकेएम के प्रतिनिधि पहुंचे नहीं। किसानों की एक मांग रोजगार से जुड़ी थी, तो आपको ये बता दें कि भाजपा ने आज अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए चलाई योजना के आंकड़े दिए। पार्टी ने लिखा कि
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत अब तक बिना किसी गारंटी के 38 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों के लिए 4,361 करोड़ 94 लाख रुपए की कुल धनराशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई है, जिसकी सहायता से लाभार्थी फिर से अपना काम शुरू कर आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रहे हैं। वैसे जब किसानों का धरना चल रहा था, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की एमएसपी पर टिप्पणी की भी खासी चर्चा रही। आज के प्रदर्शन में एक मांग ये भी थी किसानों की कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए। बीते साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों को अजय मिश्रा टेनी की थार ने कुचल दिया था। इसमें 4 किसानों और एक पत्रकार की मौत हुई थी। इसके बाद किसानों ने गाड़ी के ड्राइवर सहित 3 लोगों को पीट कर मार डाला था, लिंच कर दिया था। इस मामले में अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा आरोपी है। किसान संगठन तभी से अजय मिश्रा का इस्तीफा मांग रहे हैं। हाल ही में किसानों ने लखीमपुर खीरी में 75 घंटे लंबा धरना भी दिया था। वैसे अजय मिश्रा की बात चली है तो एक अपडेट आपको दे देते हैं। इनके खिलाफ हत्या के एक मामले में आज सुनवाई हुई थी। मामला है 22 साल पुराना। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में पड़ने वाले बनवारीपुर गांव में रहने वाले एक शख्स की हत्या हुई थी। इस मामले में अजय मिश्रा पर भी आरोप है। एशियानेट न्यूज हिंदी की एक खबर में मृतक के भाई के हवाले से लिखा गया कि मामले में फैसला 2018 से ही सुरक्षित है, लेकिन ऐन फैसले के दिन नई तारीख मिल जाती है हर बार। दरअसल आज जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सुनवाई की शुरुआत की, तब टेनी के वकील ने कहा कि मामले को लखनऊ बेंच से इलाहाबाद ट्रांसफर करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आवेदन दिया गया है। इसके बाद सुनवाई कर रही डबल बेंच ने 6 सितंबर की तारीख दे दी। ये थी पहली सुर्खी। अब बढ़ रहे हैं दूसरी सुर्खी की तरफ। दुष्कर्म के मामले में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप के आरोप में एफआईआर दर्ज करने पर हाल फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। 17 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप और जान से मारने की धमकी के एक मामले में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के इसी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक पीड़िता की शिकायत पर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने से मना किया है। हालांकि कोर्ट की तरफ से पीड़िता को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश भी दिया गया है, क्योंकि पीड़िता ने अपनी जान का खतरा बताया था। आपको बता दें कि रेप का मामला साल 2018 का है। उस वक्त महिला ने शाहनवाज हुसैन पर दिल्ली के छतरपुर के एक फार्म हाउस में रेप करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। तब पीड़िता ने निचली अदालत में याचिका दायर कर शाहनवाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की थी। निचली अदालत ने 2018 में ही शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन शाहनवाज इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट चले गए। अब जब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी शाहनवाज हुसैन पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया है, तो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से शाहनवाज पर केस दर्ज कराने पर रोक लगी है। मामले में अगली सुनवाई सितंबर के तीसरे हफ्ते में होने वाली है। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। 2002 में हुए गुजरात दंगों से जुड़ी है। इन दंगों के मामले में फर्जी सबूत गढ़ने और निर्दोष लोगों को फंसाने के आरोप में 26 जून को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 25 अगस्त को सुनवाई करने वाला है। इस मामले में तीस्ता सीतलवाड़ के साथ ही पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्री कुमार भी जून में गिरफ्तार हुए थे। 30 जुलाई को अहमदाबाद के एक सेशंस कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ और आरबी श्री कुमार की जमानत याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि उनकी रिहाई से गलत काम करने वालों को संदेश जाएगा कि एक व्यक्ति दंड से मुक्त होकर आरोप लगा सकता है और भाग सकता है। इस मामले के तीसरे आरोपी पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने जमानत के लिए आवेदन नहीं किया था। भट्ट को जब इस मामले में गिरफ्तार किया गया था तब वो पहले से ही एक दूसरा आपराधिक मामले के चलते जेल में थे। अब इस मामले में एसआईटी ने एक और पूर्व आईपीएस ऑफिसर राहुल शर्मा को तलब किया है। 27 अगस्त को एसआईटी राहुल शर्मा से पूछताछ करने वाली है। दिल्ली से जुड़ी खबरों से आगे बढ़ने से पहले आपको एक अपडेट और देते चलते हैं। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सिविल सोसाइटी के लोगों से मिले। राहुल 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने वाले हैं। उसी संबंध में राहुल ने आज वाली मुलाकात भी की थी। सुर्खियों में अब बात बाढ़ और बारिश से मच रही तबाही की। देश के कई इलाके इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में है। पर्वतीय इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश जनजीवन बेहाल कर रही है। जोरदार बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के 39 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पानी ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। काफ़ी देर से बिजली भी नहीं आई है, जिसकी जद में सीएम हाउस के आसपास का इलाका भी आ गया है। सबसे पॉश इलाका है। इत्तेफाक से गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल में ही है।
एमपी में पिछले 24 घंटों में 200 मिलीमीटर के करीब बारिश हो चुकी है, यानी कई दिनों में जितनी बारिश होती है अमूमन वो यहाँ एक दिन में हो गई। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी कई नदियां उफान पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय इलाके वाराणसी का नमो घाट पूरी तरह पानी में डूबने को है। कई घाटों के अंतिम संस्कार स्थल पूरी तरह डूब गए हैं। हालत ये आ गई है कि वाराणसी में कई जगह गलियों में अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। प्रयागराज के भी कई इलाके पानी से लबालब भरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई गांवों में बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। राजस्थान का हाल भी कमोबेश इसी तरह का है। भारी बारिश के चलते कई इलाके पानी में समाये नजर आ रहे हैं। इस सूबे में भी पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहाँ बारिश के साथ हो रहे भूस्खलन बड़ा खतरा बने हुए हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाके मौसम से बुरी तरह प्रभावित बताए गए हैं। पहाड़ों पर बारिश और भूस्खलन के चलते कई रास्तों पर आवाजाही ठप बताई जा रही है। आखिरी सुर्खी, सिर्फ 17 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा ने मात्र 6 महीने के अंदर तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। शतरंज में उन्होंने FTX क्रिप्टो कप के अंतिम दौर में कारनामा कर इतिहास रचा है। प्रज्ञानंदा ने कार्लसन से लगातार 3 बाजियां जीती, जिनमें टाई ब्रेक की 2 बाजियां भी शामिल हैं। हालांकि कार्लसन पर जीत के बावजूद प्रज्ञानंदा पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर ही रहे। नॉर्वे के कार्लसन ने सर्वाधिक अंक हासिल करके खिताब अपने नाम किया। उन्होंने कुल 16 अंक हासिल किए, जबकि प्रज्ञानंदा ने 15 अंकों के साथ अपने अभियान का अंत किया। ये थी सुर्खियां। आप चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। हवा की बात करें तो दिल्ली सबसे प्रदूषित शहरों में से है। जमीन की बात करें तो हर कदम पर राजनीति की चरी बोई हुई है, चारा कड़वा अगर हमारे यहाँ की भाषा में कहें। मौसम की बात करें तो दिल्ली में उमस है और मिजाज की बात करें तो बहुत गर्मी है। भविष्य की बात करें तो कुछ भी कह पाना असंभव है। इतिहास की बात करें तो किताबें सत्ता संघर्ष से पटी हुई हैं। उस इतिहास वाले संघर्ष पे भी लड़ाई चल रही है। और वर्तमान की बात करें तो CBI की चहलकदमी ने 2 पार्टियों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। शराब नीति से शुरू हुए किस्से ने पहले शिक्षा का लबादा ओढ़ा, फिर जाति के रास्ते होते हुए तोड़फोड़ की राजनीति तक पहुंच चुका है। हम जानते हैं, इतनी पहलियों के बावजूद आप समझ गए होंगे कि हम दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पर पड़े छापे और उसके बाद आई प्रतिक्रियाओं की बात कर रहे हैं। दिल्ली की नई शराब नीति में घोटाले के आरोप लगे, शराब नीति वापस ले ली गई, मामला आगे बढ़ा तो आबकारी मंत्री होने के नाते मनीष सिसोदिया जांच के दायरे में आए। CBI के छापेमारी हुई, घर से कुछ सामानों की जब्ती भी हुई। केस तो पहले ही दर्ज हो गया था। मनीष सिसोदिया को उस FIR में आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। अब हर खबर की तरह इनकी इस खबर की भी एक उम्र बताई गई थी। मामला लगभग शुक्रवार को शुरू हुआ, खत्म हो जाएगा, मगर पूरे वीकेंड के बाद भी सरवाइव कर रहा है। सोमवार तक आ गया, क्योंकि ये सब होने के बाद शुरू होती है राजनीति। भाजपा ने आरोप लगाया कि शराब के ठेके अलॉट करने में भ्रष्टाचार हुआ, पैसे कमाए गए, चुनाव में इस्तेमाल हुए। दावा तो ये तक कर दिया गया कि मनीष सिसोदिया को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। जवाब मनीष सिसोदिया की तरफ से भी आया, और एक नहीं, एक के बाद एक कई बार। पहला ट्वीट आया, उन्होंने लिखा कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आम आदमी पार्टी आप तोड़कर भाजपा आ जाओ, सारे CBI ED के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब है, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों के षड्यंत्र के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। इस ट्वीट के जरिए 2 इशारे हुए। एक तो आरोप है वो ये कि भाजपा आम आदमी पार्टी की सरकार को तोड़कर दिल्ली में अपनी सरकार बनाना चाहती है। दूसरा, खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बताकर शिक्षा मंत्री ने खुद को एक जाति में नत्थी कर लिया। संदेश का संदेश, आरोप का आरोप, जाति की जाति। शराब नीति पर सवाल हुआ तो आम आदमी पार्टी ने शिक्षा नीति को जख्मी करता हुआ पोस्टर जारी कर दिया। इसके बाद एक और ट्वीट आया, इन्होंने कहा, मुझे CM कैंडिडेट बनने के ऑफर पर बीजेपी को मेरा संदेश, केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, उनसे कभी गद्दारी नहीं करूंगा। मैं मुख्यमंत्री बने नहीं आया, मेरा सपना है देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, तभी तो भारत नंबर 1 देश बनेगा। पूरे देश में ये काम केवल केजरीवाल जी कर सकते हैं। अब यहां से दिल्ली की राजनीतिक आरोपों की दिशा बदलती है। अब तक छापे के बाद भाजपा सवाल कर रही थी और आम आदमी पार्टी जवाब दे रही थी। अब गेम उल्टा होता नजर आया। आप सवाल कर रही है, आरोप लगा रही है और भाजपा को जवाब देना पड़ रहा है। सिसोदिया के ही ट्वीट को कोट रीट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी लिखा, इसका मतलब CBI ED की रेड का शराब नीति और भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं। ये रेड केवल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए की गई, क्वेश्चन मार्क, जैसे इन्होंने दूसरे राज्यों में किया है। फिर एक और ट्वीट उन्होंने किया और लिखा कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल। भाजपा की तरफ से काउंटर बयान आने लगे। सांसद गौतम गंभीर ने लिखा, दिल्ली के ही सांसद हैं, खुद को ही मुख्यमंत्री पद का ऑफर देने वाले को मैं कहना चाहता हूं कि अगला चुनाव पटपड़गंज से ही लड़िएगा।
भाग मत जाना, #करप्ट मस्ट बी जेल्ड, गौतम गंभीर का ट्वीट था। दोनों ही तरफ से सोशल मीडिया पर आरोपों का फायर खोल दिया गया है। ट्विटर और टीवी के जरिए हमले हो रहे हैं। इतने में धीरे से आम आदमी पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर आती है। ये दावा किया जाता है कि मनीष सिसोदिया के पास भाजपा के किसी नेता का एक फोन आया था सरकार तोड़ने के लिए। दावा यह भी किया जा रहा है कि उस फोन कॉल की रिकॉर्डिंग रखी हुई है, वक्त आने पर जरूरत पड़ने पर इसे जारी किया जाएगा। जवाब मनोज तिवारी ने दिया। ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि मनीष सिसोदिया का फोन तो सीबीआई ले गई थी, उन्होंने खुद कहा था। तो किसके फोन पर फोन या मैसेज आया उसका नाम बताइए और उसका फोन भी जांच के लिए जमा करवाइए, ताकि दूध का दूध और शराब का शराब हो जाए। मतलब यही है कि ना आम आदमी पार्टी पीछे हटना चाहती है ना भाजपा। सोशल मीडिया और टीवी बहस से अब इसे जमीन पर ले जाने की तैयारी है। बीजेपी ने नई शराब नीति के विरोध में मार्च निकालने की तैयारी की है। 24 सितंबर से मनीष सिसोदिया के पटपड़गंज विधानसभा से इसकी शुरुआत हो जाएगी और 1.5 महीने केजरीवाल की शराब नीति के खिलाफ कैंपेन चलाया जाएगा। वैसे आज भी दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। तो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को गुजरात चुनाव के लिए भुनाने में लगी है। आज मुख्यमंत्री केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गुजरात दौरे पर गए। एक मैसेज देने की कोशिश की केजरीवाल ने, वो गुजरात गए तो मनीष सिसोदिया को साथ में लेके गए। जाहिर है वहां इससे जुड़ा सवाल भी होना ही था। सुनिए तब क्या कहा गया। अब 3-4 दिन में इनको गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार, 1 मिनट, गिरफ्तार करने का क्या नतीजा होगा? 3 महीने 4 महीने तक शिक्षा व्यवस्था सफर करेगी। किसके फायदे में है ये? पूरा केस फर्जी है। किसको फायदा होगा? हम काम रुकने नहीं देंगे, लेकिन थोड़े दिन के लिए बाधा तो पहुंचेगी। इससे देश का भला होगा क्या? मुझे आश्चर्य हुआ जब तो कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफर हैं। एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे। आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया और मैं आप सबके माध्यम से भी देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैंने इनसे सीखा है। इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विजन के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूं कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना यह है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। सफाई और आरोपों के बीच मुद्दा अभी शराब नीति का ही है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार सवालों के घेरे में है। भाजपा ने क्या प्रतिक्रिया दी वो भी आपको अब सुन लेना चाहिए। ये जितना बौखलाहट है ये सब यही बताता है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के लंबे और बड़े दलदल में घुस चुके हैं। एजेंसीज को ये सारे का साक्ष्य मिल चुका है ऐसा लगता है। और अगर वो ऐसी भ्रष्टाचारी काम करके महाराणा प्रताप से तुलना करते हैं अपनी, तो ये महाराणा प्रताप का भी अपमान है। अब ये मनीष सिसोदिया जी सुबह सुबह क्या भांग खाकर उठते हैं, क्या सुबह सुबह अपनी 1+1 की जो स्कीम है शराब की, क्या उसको ये अवेल कर लेते हैं? मैं नहीं समझ पाता। उनको सुबह सुबह उठकर प्राणायाम करना चाहिए, उनको कपालभाति करनी चाहिए, भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, ओम का उच्चारण करना चाहिए, तो उनकी बुद्धि, उनका मन वो शांत रहेगा। मगर सुबह सुबह बेबुनियाद कुछ भी बोल देना, रात को क्या सपना उन्होंने देखा और सुबह वो क्या बोल रहे हैं। एक दिल्ली का उप मुख्यमंत्री, एक राज्य का उप मुख्यमंत्री ऐसी बेतुकी बात अगर करे तो उसका कोई क्या जवाब दे? तो उनको नाम बताना चाहिए कि उनको जो है किस आदमी ने ऑफर किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। वो प्रवेश वर्मा जी ने एक बात बिल्कुल सही कही, सुबह सुबह भांग नहीं ही खानी चाहिए, दिन खराब हो सकता है। आगे बढ़ते हैं खबर में। हमने पिछले शो में नई शराब नीति के बारे में बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज खबर यह भी आई कि इसी केस में सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उस स्थिति में जारी किया जाता है जब किसी आरोपी के देश छोड़कर भागने की आशंका होती है। हमारे सूत्रों ने ऐसा दावा किया कि ऐसा कोई नोटिस जारी फिलहाल नहीं किया गया है, मगर मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई और भी बड़ी होने की संभावना है। चर्चा है कि ईडी भी अपनी तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में केस दर्ज कर सकती है। पीएमएलए एक्ट में किसी आरोपी को लंबे वक्त तक जेल में रखा जा सकता है। इसलिए आप भी यह आरोप लगा रही है कि मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए ऐसा किया जा सकता है।
सीबीआई ने छापेमारी के बाद मनीष सिसोदिया का फोन अपने साथ वो ले गई थी, लैपटॉप भी जब्त कर लिया गया था और उनके ईमेल डेटा को भी सिक्योर किया गया था। अब दावा किया जा रहा है कि कुछ कागजों के आधार पर नया केस बनाया जा सकता है। दावा है कि सीबीआई ने शराब घोटाले से संबंधित एफआईआर और अन्य दस्तावेजों की कॉपी प्रवर्तन निदेशालय को सौंप भी दी है। सवाल यह भी उठा है कि जब केजरीवाल सरकार की प्राइवेट ठेके बनाने की नई शराब नीति इतनी ही सही थी तो उसे वापस क्यों लिया गया। इसका भी जवाब केजरीवाल ने गुजरात दौरे पर ही दिया। उनकी तरफ से कहा गया, हम गुजरात में नशाबंदी की पॉलिसी लागू रखेंगे लेकिन गैर कानूनी शराब का धंधा नहीं करेंगे। दिल्ली में 850 शराब दुकानें खुलनी थी, 500 दुकानें नहीं खुल पाई। केंद्र के दबाव से ऑफिसर्स ने नीलामी के लिए मना कर दिया। हमारे पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम पुरानी पॉलिसी पर चले गए। पुरानी पॉलिसी में 100 खामियां हैं, लेकिन गुजरात की तरह वहां नकली दारू तो नहीं बिक रही है। तंज कसा। तमाम दावों और आरोपों के बीच सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या नई शराब नीति लागू करने में पैसे कमाए गए या फिर राजनीतिक द्वंद्व में केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जवाब शायद जांच पूरी होने के बाद ही मिल पाए। बाकी रहा परसेप्शन का खेल, तो वो हम जनता पे छोड़ देते हैं। आज के शो में इतना ही। अपना और अपने को ख्याल रखिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।